हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है रिन्यूएबल एनर्जी में। फंड रेज कर लिया ताकि कंपनी और ग्रो कर सके। मार्जिन प्रेशर में एक प्रॉब्लम आ सकता है, रिटर्न का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। 100% से प्लस में रेवेन्यू को ले जाना है। नेगेटिव में होता ना तो ये कंसर्निंग बन जाता है। लेकिन इफ यू कैन सेव यू कैन अर्न। पोटेंशियल तो है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। हरे कृष्णा। 2020 के बाद से हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है रिन्यूएबल एनर्जी में और गवर्नमेंट भी लगातार सपोर्ट कर रही है अपने पॉलिसी को रिफॉर्म करके। पॉलिसी के थ्रू हर कंपनीज को कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाई जा सके और इसीलिए गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन का प्लान रखा, जिसमें 300 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी होगा। राइट नाउ 2026 तक जून तक हमने सिर्फ और सिर्फ 50% यानी 150 से 160 गीगावाट तक का इंस्टॉलेशन ही कंप्लीट कर चुके हैं। यानी आने वाले सालों से 100% से कैपेसिटी को बढ़ाना है 300 गीगावाट का टारगेट को अगर अचीव करना है तो। इसी में दो प्रोमिनेंट कंपनी, एक जिसको हमने चुना है जो सबसे बड़ी है वारी एनर्जीज को, और एक जो अभी काफी छोटी है विक्रम सोलर को। दोनों कंपनी को आज हम एनालाइज करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं क्या दोनों कंपनी में पोटेंशियल है या नहीं। हमने दोनों बड़ी और छोटी कंपनी को इसलिए रखा है ताकि जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो, जनरली छोटी कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वहां पे एक रिटर्न का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। वेयरएज वारी को हमने ये रखा है कि वारी एनर्जीज एक तरह से HDFC बैंक की तरह है सोलर एनर्जी का, लेकिन रिस्क कम होगा तो यहाँ भी हमारे को रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं ये हम चेक कर सकते हैं। अब इस पूरे मेथड को डिकोड करने के लिए हमने 5 प्रोसेस रखा है। पहले में हम बिजनेस मॉडल को देखेंगे, सेकंड में हम कस्टमर बेस को देखेंगे, थर्ड में हम फाइनेंस को देखेंगे, फोर्थ में हम मैनेजमेंट को देखेंगे एंड फिफ्थ में हम कंक्लूड करेंगे क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस मॉडल। सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। इसमें सोलर PV मॉड्यूल, EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंसी, यानी सब कुछ प्लांट को डिजाइन करने से लेके बनाने से लेके उसके रॉ मटेरियल परचेज से लेके उसको कैसे सेटअप करना है, उसको कैसे बिजनेस को ऑपरेट करना है, कंसल्टेंसी सर्विस लेके ये सब कुछ करना EPC का पार्ट आता है। एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ये पार्ट विक्रम सोलर का है। तो विक्रम सोलर का सिंपल है, सोलर PV मॉड्यूल बनाना, EPC ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना, जो भी प्लांट सेटअप कर दिया उसको ऑपरेट करना और उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो उसको ठीक ठाक करना, ये विक्रम सोलर का बिजनेस मॉड्यूल है। जबकि बिजनेस मॉड्यूल वारी एनर्जीज का है सोलर PV मॉड्यूल BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्लास इन्वर्टर्स, EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंसी इसका भी है। ये पूरा पार्ट किसका आता है? वारी का। वारी एक पार्ट में और एंट्री कर रहा है, वो है हाइड्रोजन एनर्जी में। तो एक चीज यहाँ सरप्लस होगी बिजनेस मॉड्यूल से अगर आप देखते हैं वारी को, तो वहां एक हाइड्रोजन एनर्जी का एक सरप्लस पार्ट आ गया है, प्लस वो इन्वर्टर्स भी बनाता है, प्लस जो सोलर सेल पे जो ग्लास लगा होता है वो भी वारी एनर्जीज बनाता है। सो कंपैरेटिव टू विक्रम सोलर, वारी एनर्जीज के जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कस्टमर्स के बारे में बात करेंगे या बायर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन इनके बायर्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहे हैं। सो यूटिलिटी स्केल सोलर डेवलपर, अब इसमें कौन कौन से हैं? जैसे अडानी ग्रीन हो गया, NTPC ग्रीन हो गया, कोल इंडिया भी है, टाटा पावर भी है। नेक्स्ट है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज, नेक्स्ट में गवर्नमेंट हो गया और उसके बाद हो गया एक्सपोर्ट। तो ये जो पोर्शन है ये दोनों कंपनी, चाहे वारी हो चाहे विक्रम सोलर हो, दोनों के लिए यूटिलिटी स्केल सोलर डेवलपर जो अडानी ग्रीन, NTPC, कोल इंडिया, ये सब जो बड़े लार्ज स्केल्स में सोलर प्लांट्स एस्टेब्लिश कर रही है, ये उनके बायर हैं दोनों के लिए, विक्रम सोलर के लिए, वारी के लिए भी। हाँ, ऑल्दो वारी एक बड़ी फर्म है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है कंपैरेटिव टू विक्रम सोलर, लेकिन दोनों के बायर सेम है, वारी प्लस विक्रम सोलर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल्स का बात करेंगे हम। रेवेन्यू इंक्रीजिंग है, 40% से इस साल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। EPS अर्निंग पर शेयर्स ये भी इंक्रीज हुआ है और लगभग 200% से ये इंक्रीज किया है। जो 200% से इसका EPS रेज किया है उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि रेवेन्यू अगर 40% से इंक्रीज किया है तो इनका जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 30% से ही इंक्रीज किया है, जिसका रीजन
आपको ईपीएस में इफेक्ट कर रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 100% से इंक्रीज किया है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये नेगेटिव है और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस ये पॉजिटिव है। कभी भी ऐसा केस आता है जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस पॉजिटिव है, तो ये ग्रोइंग सेक्टर में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ये फंड रेज कर रही है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस फंड रेज कर रही है ताकि कंपनी और ग्रो कर सके। तो ये रेड फ्लैग नहीं, ये एक अच्छा पार्ट है कि कंपनी ग्रोइंग करने की तरफ आगे बढ़ रही है और पूरा सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये ग्रोइंग फेज में है, तो ये प्लस पॉइंट है। किसी को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं आता है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो होता है कि आपके कोर प्रोडक्ट से जो कंपनी को पैसा आ रहा है, आपने प्रोडक्ट बेचा इनको और आपको प्रोडक्ट का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट पे नहीं भेज दिया कि भाई आज दे दे रहा हूँ, कल दूंगा पैसा, परसों दूंगा, वैसा केस नहीं है। पैसा आ रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है, तो ये अच्छी बात है, यानी आपके पास जो पैसा आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से, उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आइदर कैपेसिटी एनहांसमेंट में, आइदर एसेट्स को बढ़ाने में, आइदर या आप कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट दे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस पॉजिटिव है, यानी आपने किसी से पैसा लिया, ऑल्दो आने वाले टाइम में आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा, लेकिन ये सेक्टर ग्रोइंग है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से पैसा आ रहा है। अगर ये पैसा नेगेटिव में होता ना तो ये कंसर्निंग बन जाता, लेकिन ये पॉजिटिव है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 100% से इंक्रीज किया, तो ये अच्छी बात है। और ये कभी भी ऐसा फेज होता है किसी भी कंपनी में, तो ये बताता है कि ये ग्रोइंग फेज में चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे आरओई की, जो है 21%, आरओए रिटर्न ऑन एसेट जो है 11.5% और आरओआईसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है 22%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 10% और WACC वेट एवरेज कैपिटल कॉस्ट है 16%। अब देखिए कंडीशन क्या कहता है, ROE शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ये बड़ा है, ओके है, ये सही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैं आपको बता दूं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिटर्न एक शेयर होल्डर जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके मांगता है वो है 15%। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कंपनी रिटर्न बना के दे रही है वो 21% है, अगर इससे कम रहा तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव फ्लैग होता है। इस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है और ROE 21% है, यानी ROE ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ग्रीन फ्लैग। नेक्स्ट केस में ROA रिटर्न ऑन एसेट अगर 11.5% है और ये अगर कम होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, जो आपने कर्जा लिया, जो आपने डेब्ट लिया उसका इंटरेस्ट पे करना होगा, तो उस केस में इतना पैसा आपके घर से जा रहा है। अगर आपने अपने एसेट से उससे ज्यादा पैसा नहीं कमाया तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए ROA शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो रेड फ्लैग है, यहाँ फुलफिल कर रहा है, ये ग्रीन फ्लैग है। नेक्स्ट है ROIC शुड बी ग्रेटर देन वेट एवरेज कैपिटल कॉस्ट, और वेट एवरेज कैपिटल कॉस्ट से अगर ROIC बड़ा है तो ये ग्रीन फ्लैग है। तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम वारी के लिए बात करें, इसका रेवेन्यू जो है इंक्रीजिंग है और ये 80% से इंक्रीज हुआ है। EPS है ये भी इंक्रीजिंग है और ये 89% से इंक्रीज हुआ है। इसके लिए भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस सेम है, विक्रम सोलर में है। कैश फ्लो ऑपरेशन पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीज किया है। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है लेकिन ये भी डिक्रीज किया, मतलब पिछले साल ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, इस साल कम इन्वेस्टमेंट किया है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस पॉजिटिव है लेकिन ये भी डिक्रीज किया है। तो यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट ज्यादा किया है, ये भी इंक्रीज किया और ये भी इंक्रीज किया। यहाँ ये तो एक अच्छी पार्ट है कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस को कम किया, ये एक अच्छी पार्ट है, लेकिन ये दोनों पार्ट थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करता है। ऑल्दो हम अभी राइट नाउ इसको ग्रोइंग फेज में ही रखते हैं, जो हमारा कंडीशन बोलता है, ठीक है। ये अभी ग्रीन फ्लैग में ही चल रहा है। नेक्स्ट ROE जो है इसका 31% है, ROA जो है 12% है, ROIC है 43% है, ठीक है।
इसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 14%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 10% और वेट एवरेज कैपिटल कॉस्ट है WACC है 13% के आसपास। तो ये भी सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ये ग्रेटर देन और ये ओके ओके ओके, तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग को बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम मैनेजमेंट के बारे में फोकस करेंगे। 3.26 गीगावाट का इंस्टॉलेशन अब तक विक्रम सोलर ने कर दिया है और आने वाले टाइम में ये 8 to 9 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 27 तक। अब आप ये समझिए कि यहाँ से 100% प्लस का टारगेट कर रहे हैं, जो बेटा अभी 9 बिलियन के आसपास चल रहा है INR में, उसे ये आने वाले टाइम में 15 to 16 बिलियन ले जाने चाह रहे हैं। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल है, जो मैनेजमेंट का जो टारगेट है, वो इस फाइनेंशियल ईयर में 100% से प्लस में रेवेन्यू को ले जाना है। जो रेवेन्यू ये आज की डेट में कमा रहे हैं, इससे डबल करने की प्लानिंग में है, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी जो इंस्टॉलेशन इस साल 3.26 है उसी को डबल करने के प्लान में है। तो हम समझ रहे हैं कि रेवेन्यू भी डबल होने के प्लान में जा रहा है, कैपेसिटी इनहेंसमेंट हो रहा है, इसीलिए एबिटा 100% से नहीं जा रहा है। जो 9 बिलियन है वो 15 to 16 बिलियन ही जा रहा है। वहीं वारी एनर्जीज में मैनेजमेंट का पास राइट नाउ ओपन है 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक और ये प्लान कर रहा है 100 गीगावाट को इंस्टॉल करने में आने वाले टाइम में। देखिए, वारी ऑल्दो कंपैरेटिव टू विक्रम सोलर 2.7x ग्रेटर है, मतलब विक्रम सोलर उसके सामने बहुत छोटा है, लेकिन विक्रम सोलर में एक ग्रोथ पोटेंशियल डबल की है कंपैरेटिव टू वारी एनर्जीज में। अब यहाँ फायदा क्या है कि इन्वेस्टर हमेशा ग्रोथ पोटेंशियल देखता है। अब यहाँ 100% का ग्रोथ है और यहाँ भी ग्रोथ है, लेकिन कंपैरेटिव टू विक्रम सोलर ये इतनी बड़ी फर्म है कि इसके कंपैरिजन में 100% का ग्रोथ यहाँ नहीं है। ठीक है, प्लस कैश फ्लो थोड़ा ऑपरेशन कम है, ऑल्दो ये पॉजिटिव है, ऑल्दो ये बड़ी है, लेकिन ग्रोथ दोनों में आने वाले टाइम में ये है, ये तो पक्का है। इसके साथ ही एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जून 26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि जो आप चाइना से अपने बाई प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, सोलर सेल को खरीद रहे हैं, वो अब आप यही मैन्युफैक्चर करें, अदरवाइज हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे। अब इसके कारण क्या हुआ कि विक्रम ने अपना इंस्टॉलेशन बहुत तेजी से बढ़ा लिया है और ये लीड कर रहा है कंपैरेटिव टू वारी एनर्जीज अपना इन हाउस में सोलर सेल को बनाना ये वारी ने भी स्टार्ट कर दिया और ये अपनी डिपेंडेंसी आने वाले टाइम में चाइना से पूरा फिनिश करने के तैयारी में है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, आने वाले टाइम में इन हाउस कैपेसिटी यही इंस्टॉल हो रहे हैं, टेक्निक्स अब हर जगह फैल जाएंगी, तो उससे मार्जिन प्रेशर में एक प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है। तब तक एक मोमेंटम, एक मूवमेंट दोनों कंपनी देने के लिए तैयार है। कंक्लूड करते हैं इस दोनों कंपनी को। करंट पोजीशन में विक्रम सोलर 180 के आसपास चल रहा है, वायर एज वारी 600 के आसपास चल रहा है। यहाँ से मैं 281 से 300 यानी 50% का इंक्रीमेंट मांग रहा हूँ विक्रम सोलर से, और ये भी मैं 4100 से 4200 का मैं भी वारी एनर्जी से भी मांग रहा हूँ, यानी 50% से। देखिए, दोनों कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में इशू है, लेकिन इसका ROE बहुत ही बेहतर है। तो आने वाले टाइम पे जो मेरी एक्सपेक्टेशन है दोनों कंपनी से पॉजिटिव है। ये दोनों ही अच्छी कंपनी है। वारी एक बहुत बड़ी फर्म है, वेयरएस विक्रम सोलर एक छोटी फर्म है। तो कैपिटल को मैं थोड़ा सा एलोकेट करूंगा 40-60 के रेशियो में, रिस्क को मैनेज करते हुए। आप लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पता कर लें और इस ओवरव्यू को जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया और किस पॉइंट में आपको डाउट आ रहा है, किस पॉइंट को आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो उस नेक्स्ट वीडियो में उसको और क्लियरिफाई करेंगे और आपके कमेंट का जवाब भी आपको कमेंट में जरूर मिलेगा। मार्केट ओन्स विद अभिनव में अगर आप जुड़ते हैं, हम वो कंपनी जिसमें रिस्क एसोसिएटेड है, आने वाले टाइम में हो सकता है उसमें पोटेंशियल बन सकता है, लेकिन वो अपने ट्रैप फंसा दे, इमोशनली हम वहां फंस सकते हैं, तो उस कंपनी से हम अपने आप को स्टे अवे ही रखते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वैसी कंपनी में जाके फंसे जहां पे पोटेंशियल तो है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। हमें
एक काम करना है जो वॉरेन बफेट ने अपना रूल कहा है, हमें उस पर चलना है। पहला रूल उन्होंने कहा है सेव योर मनी, और दूसरा रूल कहा है उन्होंने नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो ध्यान रखें, इफ यू कैन सेव यू कैन अर्न। थैंक यू।